Namaskar and good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. Welcome all to our online concert series Musicuram Next Gen, Carving a New Musical India. Today we are in our 18th episode marking 101 years of Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji. Pandit ji used to say, let every child should have music in their life, and that we are glad to see that the young artists of today are doing so, and they are carrying on the legacy of their individual gharanas as also the tradition of our country, showing it to the world platform. In this context, today we have one of our members of the famous Mohan brothers, Ayush Mohan, the well-established sarod player of our country today. On behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation and Musicuram Next Gen, I invite Ayush Mohan to our show Musicuram Next Gen. Namaskar, Navrun Dada. Thank you so much for having me on the show. And it's really nice to have you in our show also, Ayush. Pleasure and honor completely mine, Dada. और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इतना जो ये मुश्किल समय है, जब सब लोग अपने घरों पे बंद हैं और इतनी देयर इज सो मच ऑफ क्राइसिस ऑल अराउंड, ऐसे वक्त में आप ये सीरीज इतने सारे एपिसोड्स आपने इतने अच्छे एपिसोड करे हैं, इसको आप चला रहे हैं और लोगों को इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, इतनी होप दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत Now coming to that question, just you was talking about, you see lot of negativity around yourself in this world, so much negative thing happenings all around the world in this era. So how you kept yourself in a normal manner? Because I won't tell positive, because now if you say the word positive is interlinked to word fear, so I won't say positive. I will say how you used to keep yourself normal in a daily routine, and what you were plans and what you were doing in this era. इस टाइम में आप क्या कर रहे थे और कैसे अपनी पर डे एक्टिविटी को मैनेज कर रहे थे? जी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा दादा कि दिस टाइम हैज बीन रियली टफ फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब सो मेनी ऑफ अस हैव लॉस्ट आवर लव्ड वंस. मतलब आसपास इतना ज्यादा डिस्टरबेंस रही है. तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जो संगीत है और ये जो आर्ट्स हैं, ये हमारी माँ सरस्वती की एक ऐसी देन है. इसमें एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करती है और जो सारी उसकी परेशानी है उससे जूझने की एक शक्ति देती है. तो जब इस एक साल में ये पहले जब ये कोविड का दौर आया, तो इतना क्राइसिस था ऑल अराउंड. मतलब सब आर्टिस्ट लोग के प्रोग्राम बंद हो गए. कुछ आर्टिस्ट बेचारे ऐसे हैं हमारे गाँवों में, छोटी जगहों में, फोक आर्टिस्ट जिनका लाइवलीहुड कॉन्सर्ट्स पर डिपेंडेंट होता है. तो ऐसे में मुझे लगता है कि म्यूजिक हमारा जो है क्लासिकल म्यूजिक, उसके पीछे मैसेज ही इतना स्ट्रांग है कि इस म्यूजिक का जो मतलब है, जो सेल्फ रियलाइजेशन का एक जो मैसेज है क्लासिकल म्यूजिक के पीछे, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब हम लोग सब घर पे भी हैं कलाकार लोग, तो संगीत की साधना के थ्रू, अपने रियाज के थ्रू हम लोग अपने साथ साथ अपने आसपास लोगों को पॉजिटिविटी देते हैं. और मुझे लगता है कि संगीत से साधना जो है ये इससे बड़ी कोई चीज नहीं है. मतलब इंसान को फोकस्ड रखने के लिए, इंसान को मैं कहूँगा ऐसे समय में स्ट्रांग रखने के लिए. तो जरूर मतलब बिल्कुल बहुत ही मुश्किल टाइम रहा, और लेकिन काफी वक्त भी मिला अपने संगीत को एक नई तरीके से सुनने का, ऐसी कुछ पुरानी गतों पे, कुछ पुरानी चीजों पे जाने का जो शायद बहुत सालों से प्रोग्रामों में नहीं बजाई थी. क्योंकि लाइफ एक मतलब एक रूटीन की तरह चलती जाती है, उसमें हम लोग बस आगे बढ़ते जाते हैं. शायद हम लोगों ने कभी बैठ के इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करा व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर आर्ट. तो हर आर्टिस्ट को, चाहे वो कितना भी बड़ा छोटा हो, एक बहुत वक्त मिला इंट्रोस्पेक्ट करने का और अपनी आर्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का कि मैं अपने आर्ट से चाहता क्या हूँ. और सही मायने में, क्योंकि ट्रेडिशनली तो क्लासिकल म्यूजिक अगर हम पीछे जाके देखें तो स्वामी हरिदास जो थे वो पब्लिक के लिए नहीं गा बजाते थे. तो सही मायने में क्लासिकल म्यूजिक इसीलिए था, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए. तो इसके लिए काफी वक्त मिला हर आर्टिस्ट को कि बैठ के रियाज करें, अपने म्यूजिक के ऊपर सोचें. तो मुझे भी ये इसका एक काफी अच्छा एस्पेक्ट लगा इस टाइम का कि हम लोग सब बैठ के अपने म्यूजिक के बारे में सोच रहे हैं, एक अपने बजाने को नए तरीके से देख रहे हैं.
तो ये मैं कहूँगा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं रहा इस तरह से. Very nice to hear that you took this whole era as a very positive manner. I won't say positive, but a positive manner. You took all those things, the negative things which happened all around the world. Now the question comes, tell me about your family background. जी, तो वैसे तो हमारी फैमिली में कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियंस नहीं है. तो कहानी कुछ इस तरह है कि हमारे पापा जो है, my and my brother Lakshmi Mohan's father, he was fond of playing the sitar when he was in his college days, but eventually he didn't take it as a profession. He ventured into his own education industry. He is a very well-known name in the education industry. He formed his own business, but he was very fond of music. Both our parents, our father and mother, they were devotees of Indian classical music. तो उसकी वजह से क्या था कि when both of us we were very little, मतलब हम लोग जैसे लक्ष्य भाई 5-6 साल के होंगे, मैं 2-3 साल का होऊंगा, उस टाइम से ही हमारे घर में बस क्लासिकल म्यूजिक ही बजता था. मतलब हमारे घर पे हमारे दोनों पेरेंट्स को इतना शौक था इस म्यूजिक का कि घर पे गुरुजी पंडित रविशंकर जी की, उस्ताद अली अकबर खान साहब की, पंडित निखिल बैनर्जी, पंडित भीमसेन जोशी की, इन लोगों की कैसेटें बजते रहती थी. और कहीं ना कहीं वो इतना एब्जॉर्ब होता था हम लोगों के बचपन में उस माइंड पे. और मेरे को लगता है कि उस टाइम पे जो हमारे घर में कॉन्टिन्यूसली ये क्लासिकल म्यूजिक बजता था, उसका एक ऐसा असर रहा कि हम लोग, मैं और मेरा भाई, कब इस संगीत की तरफ खिंच के चले गए हमें वो याद ही नहीं है. मतलब देयर वाज ऑलवेज एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू म्यूजिक एट होम, जिसकी वजह से एक ऐसी एक सबकॉन्शियस माइंड में लेयर बन गई हम लोगों के कि क्लासिकल म्यूजिक से जो फैसिनेशन थी वो इतनी डीप हो गई उस टाइम पे. क्योंकि वो जो एक एज होती है जब आप बहुत छोटे होते हो, उस टाइम आपका माइंड सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. तो उस टाइम आप एक बच्चे को क्या देते हैं, जैसे अच्छा खाने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है बॉडी के लिए, इसी तरह सोल और माइंड के लिए भी, नॉरिशमेंट के लिए अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है, जो कि आप आर्ट्स के थ्रू एक बच्चे को दे सकते हैं. तो मैं हमेशा इसी चीज पे भी आज भी जोर देता हूँ पेरेंट्स को कि सही एज पे बच्चों को हमारी संस्कृति से, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उससे इंट्रोड्यूस कराना, बच्चों को म्यूजिक के, डांस के प्रोग्रामों में ले जाना, ये बहुत जरूरी है. तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे दोनों भाई कि हमें उस एज से ही काफी अच्छा सुनने को मिला. एंड देन वी वर वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी ब्लेस्ड to have studied with some of the most revered gurus of the Senia Mayhar Gharana. हम लोग, Yeah, I am coming to that point. That who were your first guru and where you started your musical learning from him? Who was your first guru? Because after that you learned from many of your peoples जो आपको गाइड किए, but पहले आपके गुरु कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट तो जब कोई बच्चा घर पे होता है तो वो जरूरी होता है कि माहौल कैसा है, और वो माहौल पेरेंट्स ही बच्चे को देते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे पिताजी, आवर फादर यूज्ड टू प्ले द सितार एज अ शौकिया, मतलब ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं थे वो. तो उस वजह से थोड़ा बहुत सितार लक्ष्य और मैंने बजाना शुरू करा. बचपन में मैं भी पहले सितार ही बजाया करता था, ये मैं बात बता रहा हूँ करीब 20 साल पुरानी. तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम दोनों भाई ने सितार बजाना शुरू करा इस तरह. तबला भी बजाया बचपन में, गाना भी गाया, बट सितार पे हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट की जो एक तारे थी उसको सुन के हमें बचपन से ही एक बड़ी फैसिनेशन होती थी. इसलिए पहले लक्ष्य भाई वैसे 3 साल बड़े हैं तो उन्होंने पहले बजाना शुरू करा, फिर उनको देख के मैंने बजाना शुरू करा सितार. फिर मैं जब सितार बजाता था उस टाइम पे, फिर एक दिन एक अली अकबर खान साहब की एक कैसेट, उस टाइम पे कैसेटों का जमाना था, एक पूरे कल्याण की कैसेट थी जो पापा उस टाइम शायद लेके आए थे. तो उसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि सरोद की लेक मेरे अंदर से कॉलिंग आ रही है. तो हमारी जो सबसे पहली फॉर्मल ट्रेनिंग क्लासिकल म्यूजिक में जो थी, वो पंडित बलवंत राय वर्मा जी, हु इज द सीनियर मोस्ट डिसाइपल ऑफ गुरुजी पंडित रविशंकर जी. Balwant ji is himself 91 years old right now, and he has been so fortunate to have studied with Guruji since 1950. तो सबसे पहले शुरुआत उन्हीं ने करवाई हमारी, और सरोद पे जो मेरा हाथ है वो उन्हीं ने रखवाया. जब हम दोनों उनके पास जाते थे तो उनके साथ बहुत सालों रह के हमने पंडित जी का जो, गुरु जी का जो खास रेपर्टोयर है, जो इतना उनका वास्ट रेपर्टोयर है, उसके बारे में हमें बहुत पता चला. तो पंडित बलवंत राय वर्मा जी से हमारी सबसे पहले शुरुआत हुई संगीत की. और फिर सरोद में आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी एक्सेप्टेड एज अ डिसाइपल बाय नन अदर देन पद्म भूषण माँ शरण रानी जी, हु हैज बीन नोन एज द क्वीन ऑफ सरोद. तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि दिल्ली में उस टाइम मैं उनका लास्ट डिसाइपल ही था, एंड शी एक्सेप्टेड मी एज अ फॉर्मल डिसाइपल. तो मेरे लिए ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था कि मतलब उन्होंने मुझे एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट करा, क्योंकि गुरु माँ शरण रानी जी हैज स्टडीड फ्रॉम अलाउद्दीन खान साहब एंड अली अकबर खान साहब. तो वो मैहर में रह के उनने वो माहौल देखा है. तो जब मैं उनके पास सीखने जाता था
तो उसी माहौल में उनने मुझे सिखाया। मतलब पहले 1-2 साल तक उनने कहा कि रागों को तो भूल जाओ, पहले तुम्हारी फाउंडेशन रखी जाएगी। तो जिस तरह बाबा पलटे वल्टे सिखाया करते थे अलाउद्दीन खान साहब, उसी तरह उनने मुझे बिल्कुल ट्रेनिंग दी, उसी स्टाइल में। As a child of 8 or 9 years old, that was really very very tough and it was so hard. मैं बहुत रोता था उस समय कि इतना हार्ड क्यों है गुरुमा मेरे साथ। पर मुझे शायद बाद में समझ में आया कि वो जो उनकी स्ट्रिक्टनेस थी उसने इतना प्रभाव डाला मेरे ऊपर। तो उनकी वो जो ट्रेनिंग थी प्रॉपर मैया घराने में, जैसे हमारे शुरू में पलटों का रियाज होता है और फिर एक फाउंडेशन बनाई जाती है, बोलों का मतलब समझाया जाता है, वो उनने मुझे उस तरह से दी। And then after her demise, I and both my brother, we studied extensively for many years with Pandit Tejendra Narayan Majumdar ji. He also taught us very generously and gave us तालीम। So हम लोग बहुत fortunate रहे कि बहुत अच्छे गुरु से हमें तालीम मिली। मैया घराने के ही सारे हैं और इन लोगों के थ्रू हमें काफी डीपली समझने का मौका मिला मैया घराने के रेpertoire को। Very nice to hear. But the thing is that Ayush, I want to know from you personally. कि आप बलवंत राय जी was of course one of the senior most disciple of Pandit ji. Then you shifted to Mata Devi. What difference you found? Do you found any difference in the style, and teaching? What you found? The basic thing. आपको क्या लगा? हाँ जी, एक्चुअली मतलब शिफ्टेड नहीं कहेंगे, मतलब ऑफ कोर्स मतलब बलवंत जी ने खुद ही मतलब चाहा कि अगर आप सरोद बजा रहे हो तो शरण रानी जी सबसे सीनियर है, आप उनसे सीखो। मतलब उनसे तो आज भी हम हमारे गुरु ही हैं बलवंत राय जी। तो मैं शिफ्टेड तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो दोनों गुरुओं का जो स्टाइल था वो बड़ी एक खूबसूरत बात है हमारे शास्त्रीय संगीत में कि जो मैहर घराने में जैसे हर एक घराने की एक फाउंडेशन होती है, तो फाउंडेशन तो हमने जब भी हम सारे अपने गुरुओं के पास गए तो वही फाउंडेशन जो बेसिस है म्यूजिक का वो तो सेम ही मिला। बट ऑफ कोर्स जैसे सरोद, अब जैसे साज आप अगर गुरु से सीख रहे हैं तो आपको कुछ नई बातें सामने आप एक गुरु को बजाते हुए देखते हैं तो वो अलग होता है। बट जो सिखाने में जो एक अप्रोच जो थी वो फाउंडेशन वो वही थी, क्योंकि वो घराना क्योंकि पीछे से एक ही है, मैया घराने में ही सब लोग पीछे से पंडित रविशंकर जी, अलीपुर खान साहब, अलाउद्दीन खान साहब से ही सब लोग सीखे हुए हैं। तो वही चीज देखने को मिली, तो फाउंडेशन वही थी। और जो सिखाना था वो ऑफ कोर्स मतलब वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि सब लोगों से उस तरह की चीजें हमें मिली जी। So you started with the normal size of the sarod कि आपका sarod at the age of 8-9 was small sarod, what something like that? क्या क्या था उसमें? नॉर्मल उसमें? साइज मैं था 9 years का, it was a Very perfect heavy. At that time it was very heavy. बहुत it heavy was रहा very होगा heavy. वो। I remember कि जब मैं सरोद के पोस्टर में बैठता था, it was so heavy that my thighs used to pain badly and it was so difficult। तो पहली बार जब मैंने सरोद, जैसे बलवंत जी ने मेरा हाथ रखवाया था सरोद पे, और कीर्तन जमजम आए, जो सारी अच्छी अच्छी हमारे घराने की टेक्निक्स हैं, ये भी सारी उन्हीं ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो बलवंत जी ने सबसे पहले जब मुझे सरोद दिया तो उन्होंने मार्क्स लगा दिए प्लेट्स पे ताकि मैं सुरों को पहचान सकूं। The blind instrument, yeah, right. जी जी जी, क्योंकि शुरू में क्या होता है, वैसे तो सितार और सरोद दोनों ही इक्वली टफ साज हैं, लेकिन शुरू में एक सरोद एक बच्चे के लिए ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसपे सुरों का रेफरेंस नहीं होता जैसे प्लेट पे। तो शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है और बहुत चैलेंजिंग होता है सरोद। इट्स लाइक वॉकिंग इन अ डार्क रूम एंड प्लेसिंग योर हैंड ऑन दिस सब्जेक्ट एंड सेइंग दिस इज द लैम्प, दिस इज द टेबल, दिस इज लाइक दैट। सो शुरू में तो आप मार्क्स लगा के देते हैं, फिर धीरे धीरे वो जो सुर हैं उनका एक स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में बैठता जाता है। तो अब तो आप अगर आप सरोद आज की डेट में बजाता हूँ तो मुझे इस प्लेट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अंदर एक स्ट्रक्चर बैठ चुका है। तभी हमें बेसिक सरोद में जब हम लोग बेसिक रियाज पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बलवंत जी ने भी और शरण रानी जी ने एंड पंडित तेजेंद्र मजूमदार जी, उन्होंने जब भी मुझे सिखाया तो बेसिक रियाज पे बहुत इंपॉर्टेंस दी। तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, फाउंडेशन ठीक रखी जाए। अगर आप जल्दी ही पहले सारे रागों पे आ जाएं, इतनी सारी गतों पे आ जाएं, तो फिर आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं बैठती। बिल्कुल सही। So how many years it took you and Laksh both to give your first live performance after learning? जी, हम लोग we have been performing as child prodigies and we remember that first public performance that we gave was in 2009. It was a concert organized by the Aravali Center for Art and Culture, जिसमें पहले हम दोनों भाइयों ने जुगलबंदी बजाई थी एंड आफ्टर दैट पंडित एल के पंडित जी, वेरी सीनियर वोकलिस्ट, उनका गाना था और एंड में एक हम लोग तीनों कलाकार इकट्ठे बैठे थे। मतलब वी हैड द फॉर्च्यून टू शेयर द स्टेज विद हिम। मतलब पंडित जी गा रहे थे और हम दोनों बजा रहे थे उसमें। तो वो हमारा फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस था। आई वाज 14 years of age and
लक्ष्य भाई वाज 17 years of age. That was in 2009. बाकी रेडियो में हम लोगों ने काफी पहले ही काफी बजाना शुरू कर दिया था. 2008 से हम लोगों ने रेडियो में रिसाइटल्स देने शुरू करे. यूनाइटेड नेशंस के लिए एक जो ब्रॉडकास्ट होता है एनुअल, उसमें 2008 में हम लोगों ने जुगलबंदी बजाई थी, जिसमें हम लोगों ने बजाया था. तो वो 2008 की बात है. तो उस टाइम से ही हम लोगों ने स्टेज पे बजाना शुरू करा, और साथ साथ काफी कुछ हमने स्टेज से और सब चीजों से कुछ सीखने को मिला. तो वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी अर्ली, और उसके बाद से कई सारे परफॉर्मेंसेस ग्लोबली करने का हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ. आप लोग ने जो दोनों ने, आपने और लक्ष्य ने मिलकर एक जुगलबंदी जो स्टेज में परफॉर्मेंस देना शुरू किया, तो आप लोग का ये जो एडजस्टमेंट था दोनों का, एक मेंटल स्ट्रेस की ये बजाय इसका ये मैं करूंगा, इसमें डिफिकल्टी आपको पहले लगी होगी नहीं? मतलब कि एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने करी. क्या होता है कि जब आप दोनों एक ही घर में बड़े हुए हैं, बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि एक ही घर में दो म्यूजिशियंस हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं. तो हम वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग बचपन में दोनों एक ही घर में बड़े हुए. तो हम लोग अपना अलग अलग साज है, अलग अलग सुर में ट्यून होता है, तो अलग अलग रियाज तो करते ही थे. बट हम लोग बचपन से ही काफी इकट्ठे बैठकर रियाज भी करते थे. मुझे याद है, मैं सरोज को चढ़ा के हम लोग एक ही सुर में बैठा करते थे. तो इकट्ठे जब आप रियाज करते हैं बहुत साल, दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स म्यूजिकल विजन एंड म्यूजिकल माइंड, जो कि बहुत जरूरी है डुएट प्लेइंग के लिए. तभी अगर आप एक प्रोग्राम में दो आर्टिस्ट अलग अलग आके अचानक बैठते हैं तो वो तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसके लिए एक सालों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आपका माइंड किस तरह चलता है. तो हम लोग काफी फॉर्चुनेट थे. तो 2009 में हम लोगों ने जब एक बार डुएट का प्रोग्राम बजाया, तो हम लोगों को लगा कि हमारा तालमेल नेचुरली इतना अच्छा बैठ रहा है. एक बैठक में हम लोगों ने जुगलबंदी बजाई थी, 2008 की बात है ये. तो हम लोगों को लगा कि नेचुरली हमें सबको, हमारे पेरेंट्स को, हमारे गुरुज को, जो तालमेल है हमारा इतना अच्छा बैठ रहा है, तो हमें जुगलबंदी को आगे ले जाना चाहिए. क्योंकि हमारे घराना एक ऐसा घराना है इसमें सितार और सरोद दोनों की परंपरा रही है, और जो हमारी सिग्नेचर जुगलबंदी थी गुरुजी और अली खान साहब की, तो वो जो थी, हमें लगा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें जुगलबंदी की परंपरा को. और हम लोग जब दोनों इकट्ठे बजाते थे, तो हम लोग एक कभी कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती थी, हमेशा एक कॉम्प्लीमेंटिंग की फीलिंग होती थी. एक दूसरे को समझना, जब एक आदमी बजा रहा है तो पीछे सपोर्ट करना. तो इन चीजों को बचपन से ही काफी सबकॉन्शियस माइंड में हमने समझा. तो हमें ऐसा लगा कि हमें जुगलबंदी के ऊपर और काम करना चाहिए. फिर हम लोगों ने काफी सालों तक जुगल वादन में ही काफी प्रोग्राम्स इंडिया में और अब्रॉड में प्रेजेंट करे. इस तरह बहुत सारे आपने कॉन्सर्ट्स किए होंगे. इन दिस टाइम ड्यूरेशन यू हैव डन सो मेनी कॉन्सर्ट्स. व्हिच कॉन्सर्ट यू डिड और आप लोगों को सेटिस्फैक्शन का नहीं, दिस वाज द कॉन्सर्ट वी आर सेटिस्फाइड, कि मतलब हम लोग ने अचीव किया है कि ये कॉन्सर्ट हम लोग के लिए बहुत जरूरी था? वो ऐसा कोई मोमेंट आपके लाइफ व्हिच केम इन योर वैसे लाइफ? तो बहुत ही सारे मोमेंट्स होते हैं कलाकार की लाइफ में. तो हम लोगों की जो सबसे अभी तक हम ब्लेस्ड मोमेंट समझते हैं, वो 2012 में थी, जब हम लोगों ने रिम्पा फेस्टिवल में गुरुजी पंडित रविशंकर जी के आगे बजाया. तो बहुत ही एक हम लोगों की लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो आखिरी साल था जब वो गुरुजी सेंटर आए थे. तो 2012 में हम लोगों को जब मौका मिला गुरुजी के सामने बजाने का, क्योंकि बचपन से जो आपके आइडल रहे हैं, क्योंकि बलवंत जी से हम जब सीखे हैं तो हमने इतना सुना है गुरुजी के बारे में. मतलब दादा गुरुजी हमारे गुरुजी हैं एक तरह से, क्योंकि इतना ज्यादा सुना है गुरुजी के बारे में. तो इतनी एंजाइटी भी थी और इतनी एक्साइटमेंट भी थी कि गुरुजी के सामने हमें बजाने का मौका मिला. तो और हमारी ये खुशकिस्मती थी कि हमें गुरुजी का बहुत आशीर्वाद मिला, और उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया कि इसी तरह सही रास्ते पे चलते रहना. तो वो जो प्रोग्राम है वो 2012 में रिम्पा फेस्टिवल में हमने बजाया था, वो हमें आज तक बहुत याद रहता है. और हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमें गुरुजी के सामने बजाने का मौका मिला और उनका आशीर्वाद मिला. बाकी तो उसके आगे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आए. उसके बाद गुरुजी की फाउंडेशन में ही हमें गुरुमा सुकन्या शंकर जी ने लॉन्च करा 2015 में, एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हर फॉर लॉन्चिंग अस इन द रविशंकर फाउंडेशन. 2015 में हम लोग यूएस टूर पे गए थे, जो फाउंडेशन का टूर था. उसमें हम लोगों को ग्रैमी म्यूजियम पे हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि गुरुजी की एग्जीबिशन का लॉन्च था. तो वो भी एक बहुत ही यादगार पल है, क्योंकि गुरुजी की एग्जीबिशन में हमें बजाने को मिला. तो ये दोनों काफी यादगार पल में से हैं. आयुष, व्हाट कम्स योर माइंड व्हेन यू हियर द नेम रविशंकर? आपके दिमाग जहन में क्या आता है जब ये नाम आपके सामने आते हैं? I think the first word that comes to my mind is spiritual, because Guruji's music is so spiritual.
so many people see classical music from a very technical side, but always when I have listened to Guruji, the most important thing is the spiritual transcendence that one feels, and that is just beyond this world. तो वो जो spiritual transcendence मुझे कहना चाहिए, जो गुरुजी के म्यूजिक से होती है, जो आपको लगता है कि आप इस दुनिया से अलग हो गए and you have connected to a special energy, to a special divine form, तो वो मुझे हमेशा फील होती है गुरुजी को सुन के. Now, a message to the young artists जो अभी सीख रहे हैं, budding artists, because you people are now established name in our country as far as the young generation is concerned, and you people are mainly the torch bearers of the Indian classical music of our country. These are just your kind words, but ये तो हमारी कोशिश है बस. It's true, Ayush. And what message you want to give to the young generation who are just want to make music, classical music as their profession? उनके बारे में आप कुछ दो शब्द कहें, कुछ कहना चाहिए. मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ कि वो क्लासिकल म्यूजिक सुने, पेरेंट्स बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक सुनाएं और वो सीखें इसको. लेकिन जब वो इसको सीखना शुरू करें तो ये एक मैसेज उनको अपने माइंड में लेके चलना चाहिए कि क्लासिकल म्यूजिक इज अ वेरी वेरी डिमांडिंग आर्ट. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योर टाइम. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. आई फील इट्स अ वे ऑफ लाइफ. अगर आप इफ यू वांट टू गिव योर हार्ट एंड सोल टू इट, देन यू हैव टू मेक इट मोर देन योर पैशन. शुरू में एक साज को, किसी भी शास्त्रीय गायन हो, साज को सीखना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए शुरू में आपको यू हैव टू हैव द फीलिंग ऑफ सरेंडरिंग योरसेल्फ टू योर म्यूजिक. आपको कभी भी अपने म्यूजिक के आगे अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज है जो आपको अंत तक हमेशा सिखाएगा. इट्स एन इनफाइनाइट ओशन. तो दैट फीलिंग टू सरेंडर, एक जो अपने आप को समर्पित करने का भाव है, वो बहुत जरूरी है. तो मुझे लगता है यंग जनरेशन के लिए यही बहुत जरूरी है कि जब आप इस म्यूजिक को सीखना शुरू करें तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने पेरेंट्स के प्रति और अपनी आर्ट की तरफ सरेंडर करना बहुत जरूरी है. और बेसिक्स को पेशेंस से एब्जॉर्ब करना. शुरू में आप जब इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं तो बेसिक्स को इम्पोर्टेंस देना. जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मतलब आप जल्दी स्टेज पे बजाना चाहें या मतलब जल्दी ही एडवांस चीजों को सीखना चाहें. बेसिक्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है. हाँ, आपको शुरू में फैसिनेट करने के लिए कुछ चीजें भी देना जरूरी है एज अ गुरु. अगर आप एक गुरु एज अ गुरु आप स्टूडेंट को सिखा ध्यान देना भी जरूरी है. बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट शुड पे इंपॉर्टेंस टू द बेसिक्स. हमारे क्लासिकल म्यूजिक के पीछे यही बहुत बड़ा मैसेज है कि ये जो अपना एक दिस फीलिंग टू सरेंडर योरसेल्फ टू द म्यूजिक, दैट इज द मेन इमोशन बिहाइंड इट. Very nice to hear the message for the young generation. Today, what you are going to play for the viewers? आज आप लोग को क्या स्पेशल चीज आप सुनाएंगे? ये इतना खास मौका है और ये गुरुजी की फाउंडेशन है और उसी ट्रिब्यूट में आज ये एपिसोड हो रहा है. तो गुरुजी का ही एक बहुत खूबसूरत बनाया हुआ राग है जोगेश्वरी, वो आप लोगों को थोड़ा सा सुनाऊं. उसमें छोटा सा nice. और एक 4 ताल की सवारी 11 मात्रा में एक गत है, वो सुनाऊं. We are waiting, and the viewers don't go away. Ayush will be right back. Namaskar and a very warm welcome to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. It's indeed a great pleasure and honor for me to be paying tribute to Guruji in this episode. I'll be playing a beautiful rag that is composed by Guruji Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji, rag Jogeshwari. I'll render a small alap jod followed by a composition in 11 beats rhythmic cycle known as Char Tal Ki Savari. As you all know that we are all stuck in our homes due to the COVID lockdown, so we don't have tabla players right now.
So I'll just be using an electronic tabla for playing the composition. So Rag Jogeshwari, a creation of Guruji Pandit Ravi Shankar ji. Alap Jod followed by a composition in Char Tal Ki Sawari.
4 ताल की सवारी, rhythmic cycle of 11 beats.